वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 3 जुलाई। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। व्हेन वाज वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो अभी हाल ही में मनाया गया था वर्ल्ड यूएफओ डे। तो यूएफओ का मतलब क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसको आप लोग उड़न तस्तरी के नाम से भी जानते हो। तो देखो दोस्तों, ये मनाया गया था अभी हाल ही में, कब? 2 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ पर जो चारों दिवस दिए गए हैं 1 जुलाई, 2 जुलाई, 4 जुलाई और 9 जुलाई, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के साथ साथ स्टेट बैंक और केनरा बैंक का स्थापना दिवस, आर्किटेक्चर डे यानी कि वास्तुशिल्प दिवस, इसके अलावा नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है। ये भी आप याद रखना, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और 2 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व यूएफओ दिवस। 4 जुलाई होता है स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस और 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और ये मनाता कौन है, यानी कि आयोजक कौन है? तो एक संस्था है जिसका नाम क्या है? विश्व यूएफओ दिवस संगठन। तो इस दिन को मनाने का फैसला 2001 में किया गया था विश्व यूएफओ दिवस संगठन के द्वारा। और इसमें उन लोगों में रुचि पैदा करने का प्रयास किया गया है जो लोग जो दूसरी दुनिया के परग्रही जो प्राणी हैं, जिनको अलौकिक आप कहते हैं, तो उनकी खोज में जो लोग रुचि रखते हैं, तो ये माना जाता है कि ये दिवस उन्हीं लोगों को समर्पित किया गया है कि वो सबूत खोज सकें। ठीक है, बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए। आपको बता दें यहाँ पर कि विश्व यूएफओ दिवस 24 जून को और कुछ अन्य लोगों द्वारा 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो 2 दिन मनाया जाता है, ये एक दिन 24 जून और कभी कभी 2 जुलाई को। तो आज 2 जुलाई है, मतलब 2 जुलाई नहीं है आज, मतलब 2 जुलाई को अभी हाल ही में मनाया गया। और 24 जून को एविएटर केनेथ अर्नोल्ड ने अमेरिका में एक यूएफओ देखा था। और अर्नोल्ड ने यूएफओ को एक तस्तरी जैसी वस्तु या एक बड़े फ्लैट डिस्क डिज़ाइन के रूप में वर्णित किया था। यह ऐसा डिज़ाइन है जो दशकों से यूएफओ के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेफिनेटली आपने ऐसी कहानियाँ भी बहुत सारी सुनी होंगी और बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आपने पढ़े होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। बताइए कि हाउ मेनी टाइम्स ए ईयर डू इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स इन देयर जेल्स। भारत और पाकिस्तान अपने जेलों में बंद कैदियों की सूची का आदान प्रदान वर्ष में कितनी बार करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है वर्ष में 2 बार। कब कब? एक बार होता है 1 जुलाई को और दोबारा होता है 1 जनवरी को। ठीक है, मतलब 1 जनवरी और 1 जुलाई को। तो देखो, ये जो कार्रवाई है ये 2008 के समझौते के प्रावधानों के तहत की जाती है। समझौते के तहत 1 जनवरी और 1 जुलाई को हर साल ऐसे कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है। विदेश मंत्रालय ने अभी हाल ही में बताया कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तान के 271 लोगों और 74 मछुआरों की सूची सौंपी है। ठीक है, तो यानी कि पाकिस्तान के 271 पर्सन्स और 74 मछुआरे जो हैं वो भारतीय जेलों में बंद हैं। और पाकिस्तान ने 51 नागरिकों के साथ साथ 558 मछुआरों की सूची सौंपी है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मछुआरे जाते हैं पाकिस्तान उन्हें वापस आने नहीं देता। ठीक है, तो संख्या बहुत अधिक है, यानी कि पाकिस्तान की जेलों में अगर तुलना की जाए तो काफ़ी अधिक संख्या में भारतीय नागरिक जो हैं वो बंद हैं। फिलहाल कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भारत और पाकिस्तान से संबंधित। एक क्वेश्चन तो ये कई बार पूछा जाता है, इसको देख लो कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम क्या है? तो ये सीमा रेखा है रेडक्लिफ रेखा। और एक बात और भी, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है वो भी रेडक्लिफ ही है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, पाकिस्तान का क्षेत्रफल कोई कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर? 8,03,940 वर्ग किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48, फिर 1965, फिर 1971 और 1999 में 1999 में, मतलब अब तक जो है 4 युद्ध हो चुके हैं घोषित तौर पर। 16 दिसंबर को होता है विजय दिवस। ये 1971 का जो युद्ध हुआ था तो उसी के उपलक्ष्य में मान सकते हो आप, ये मनाया जाता है। और 26 जुलाई को क्या होता है? कारगिल दिवस। ठीक है, तो 26 जुलाई 1999 की बात है जब हमने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी। ऐसे एक बात और याद रखना कि विजय दिवस है, इसका संबंध 1971 से है, जबकि ऑपरेशन विजय चलाया गया था कारगिल युद्ध के दौरान। दोनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यूरोपीय संघ के कितने देशों ने
कोविशील्ड को स्वीकृत टीकों की सूची में शामिल कर लिया है। देखिए जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोविशील्ड को स्वीकृत टीकों की सूची में शामिल कर लिया है और इनकी संख्या कितनी है? कुल मिला के 8 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तो देखिए ये जो देश हैं इसमें जर्मनी है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन शामिल हैं। और इस कदम से कोविशील्ड टीका लगा चुके लोगों को इन देशों की यात्रा प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। भारत ने कहा था कि वह यूरोपीय संघ के डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र को तभी मान्यता देगा जब यूरोपीय संघ भी भारतीय टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता दे। तो देखिए यहाँ पर बात यही हुई कि अगर आपके सर्टिफिकेट को मान्यता दे रहे हैं तो आपको हमारे सर्टिफिकेट को मान्यता देनी होगी। तो देखिए यूरोपीय संघ के बारे में बात करें तो यूरोपियन यूनियन, इसको जो है EU के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? बेल्जियम में। और इसमें जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 27, पहले 28 थी। एक देश ने इसको छोड़ दिया है और वो कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने। 27 देशों का यह एक राजनैतिक और आर्थिक संगठन है। और EU के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? चार्ल्स मिशेल, याद रखना। देखो जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसको कौन बनाता है? पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। और इस वैक्सीन का लाइसेंस किसके पास है? एस्ट्रोजेनिका के पास, एस्ट्रोजेनिका नामक दवा कंपनी के पास है। और कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन है? आदार पूनावाला। हालांकि ये सारी चीज़ें आप जानते हैं लेकिन रिवाइज करवा देता हूँ। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने ICMR की मदद से कोवैक्सीन को तैयार किया है। और भारत बायोटेक के जो CMD हैं उनका नाम है कृष्णा इल्ला। तो फ्रेंड्स ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 20वीं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये जो इंडेक्स है जिसका नाम क्या है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, इसको जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तेल अवीव में है। तेल अवीव जो कि पड़ता है इजराइल में। और इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं? सबसे पहले तो हो गया आपका अमेरिका, जिसका स्कोर कितना है? 124.4। दूसरे स्थान पर आ जाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसका स्कोर है 28.7। अब डिफरेंस आप देख लो दोनों में कितना डिफरेंस है। तीसरे स्थान पर है इजराइल खुद, जिसका स्कोर है 27.7। और आपको ये भी बता दें कि यह शहरों और देशों को 3 मापदंडों पर वर्गीकृत करता है, कैटेगराइज करता है: मात्रा, गुणवत्ता और व्यावसायिक वातावरण। ठीक है, तो देखिए रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ये भी हाल ही में जारी हुआ था। इसमें पहले स्थान पर कौन सा था? USA पहले स्थान पर था। और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया की रैंक इसमें थी 3री। ये आप याद रखना। इसके बाद एक और याद रखना कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया था SDG इंडिया इंडेक्स। आपको याद होगा, मैंने इसके बारे में भी बताया था आपको। तो SDG इंडिया इंडेक्स में जो टॉप आपका जो है स्टेट है वो कौन सा है? वो है केरल। ये आपको याद होना चाहिए। और इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग। ठीक है, तो इसको आप याद रखो। इसके बाद आ रहा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, तो इसमें जो पहले स्थान पर है वो है इंडोनेशिया। अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें है 14वें स्थान पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेटा हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन A आप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखना कि हाल ही में भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं जिनका नाम है KK वेणुगोपालन, उनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और देखो जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और CEO कौन हो गए हैं? CEO हो गए हैं आपके अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन यानी कि IFUNA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखना कि IFUNA के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो आप जानिए कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य लोकायुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव जी। इनको इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये भी आप ध्यान देना कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन यानी कि WFUNO,
ये जिनेवा से संबद्ध IFUN ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको आप इकोसोक कहते हो, ECOSOC के लिए विशेष परामर्शदात्री की भूमिका निभाता है और एक सतत दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इतना याद रखना कि IFUN के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है शंभुनाथ श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न होगा कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, ये हाल ही में मनाया गया था। मैंने बताया आपको कि ये भी हाल ही में मनाया गया था 1 जुलाई को, ठीक है। तो 1 जुलाई को कई सारे डेज हो गए, ये सब डेज आपको याद रखने होंगे। और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है आपका नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1949 में 1 जुलाई को ही भारतीय संसद ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? विवेक राम चौधरी बनाए गए हैं। और देखो यहाँ पर जो B, C और D विकल्प हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माव्यासुदन जी के बारे में बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। दूसरे हैं मिनेश शाह, ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं अभी हाल ही में। काजल सूरी को हब्बा खातून नामक पुस्तक की लेखिका के तौर पर जाना जाता है। इनकी ये किताब अभी हाल ही में रिलीज हुई है। और विवेक राम चौधरी जी के बारे में बात करें तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने 1 जुलाई को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली है। किसकी जगह ली है? हरजीत सिंह अरोड़ा की। अभी तक एयर मार्शल चौधरी वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान यानी कि WAC के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। इस कमान के पास संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। और अगर बात करें हम यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय इसका है दिल्ली में। वायुसेना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए वायुसेना दिवस होता है 8 अक्टूबर को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया और उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी ने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली है। और दोस्तों, वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी थी भावना कंठ, जो कि बिहार से हैं। वायुसेना में पहली भारतीय महिला पायलट बनी कौन? हरिता कौर देओल। दोनों में अंतर क्या है? देखो, जो वायुसेना में पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी वो हैं भावना कंठ, और पहली भारतीय महिला पायलट बनी थी वो हैं हरिता कौर देओल। अब इसमें एक नाम और ऐड कर लो, माव्यासुदन जी का, जो कि इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। इनकी उम्र अभी मात्र 23 वर्ष है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 10वां। तो देखो यहाँ पर जो पहला विकल्प है 14वां स्थान भारत का किस में है? वर्ल्ड गिवन इंडेक्स में। ये मैंने आपको अभी बताया था। 67वां स्थान है भारत का वैश्विक कौशल रिपोर्ट में। 55वां स्थान किस में है? घरेलू मूल्य सूचकांक में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी इंडेक्स हैं, उसको भी याद रखो, जैसे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 142। टॉप पर कौन है? टॉप पर है नॉर्वे। और इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? भारत है 40वें स्थान पर। और इसमें टॉप पर कौन है? पहले स्थान पर है USA। एक और है वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021, जिसमें पहले स्थान पर है आपका स्वीडन। और भारत की रैंक क्या है? 87। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? 10वीं रैंक है। और भारत को 100 में से मिले हैं 97.5 मार्क। और इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर 2 देश हैं, UK और सऊदी अरब, तीसरे स्थान पर आता है एस्टोनिया। ठीक है, इसको आप याद रखना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 को किस देश में खेला जाएगा? ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। तो दोस्तों, इसका आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात और ओमान दोनों में, यानी कि विकल्प C आपका यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के लिए
स्थल को संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा। आईसीसी ने भी आधिकारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया है। इससे पहले यह वर्ल्ड कप भारत में होना था, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए इसे शिफ्ट कर दिया गया है। और ये भी याद रखना कि बीसीसीआई इस आयोजन का मेजबान बना रहेगा, जो अब 4 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनली अगर देखा जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से, तो जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको जो है उनके लिए जो दिशा निर्देश जारी करता है, गाइडलाइन जारी करता है, वो कौन करता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। तो आईसीसी का जो मुख्यालय है ये आपको मिलेगा दुबई में। आप जानते हैं स्थापना इसकी कब हुई थी? 15 जून को हुई थी 1909 में, 1909 में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है ग्रेग बार्कले उनका नाम है। और जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? मनु साहनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए हैं? तो दोस्तों ये हैं ऑप्शन ए, यानी कि प्रवीण सिन्हा को हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। हालांकि इनको फरवरी 2021 में ही नियुक्ति मिल गई थी, यानी कि बात जो है लगभग क्लियर हो गई थी। और बाकी के जो विकल्प हैं बी, सी और डी, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। बात करते हैं आर.के. सभरवाल के बारे में। तो इनको मंगोलिया का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान दिया गया। और सी शैलेंद्र बाबू, ये तमिलनाडु के डीजीपी बने हैं। और एक बात और याद रखना, अभी हाल ही में मुकुल गोयल जी बने हैं यूपी के नए डीजीपी। ठीक है, मुकुल गोयल, तो ये भी आपको याद रखना है। और अब आगे बढ़ते हैं। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक किताब आई है, ये किताब लिखी गई है आर.वी. रविंद्रन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी। अच्छा, सुदीप मिश्रा की जो किताब चर्चा में है उसका नाम क्या है? और डेविड डियो की जो किताब है उसका नाम क्या है? तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि सुदीप मिश्रा की जो किताब है वो है फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी। और डेविड डियोप ने इन नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जो ये किताब है, इसके लिए इनको 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और अब बारी है कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में जान लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, एक किताब है रवि शास्त्री जी की, भारत के जाने माने क्रिकेटर। इनकी किताब का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ठीक है, और जो नेक्स्ट किताब है वो कौन सी है? अजहर द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो ये किताब लिखी गई थी हर्षा भोगले के द्वारा। और एक किताब और है प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजुमदार ने मिलकर लिखी है। पाटलिपुत्र की सामग्री जो किताब है, जो लिखी गई है शरद पगाड़े जी के द्वारा, जिसके लिए इन्हें 30वां ब्याज सम्मान भी दिया गया। तो ये किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक किताब और, होम इन द वर्ल्ड नामक जो किताब है, लिखी गई है अमर्त्य सेन जी के द्वारा। ठीक है, यह एक मेमोयर है, यानी कि संस्मरण है अमर्त्य सेन जी के संबंध में। और इसको किसने लिखा है? खुद अमर्त्य सेन ने। इनको 1998 में अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 183 की। तो प्रश्न पूछा गया था कि शक और विक्रम संवत के बीच शुरू होने में कितने वर्ष का अंतर है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 135 वर्ष का। तो आप सभी के आंसर जो है बिल्कुल सही रहे। और अब बारी है आज के क्विज की। बताइए कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? अभी हाल ही में ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पता होगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दिया करो। जैसा कि आप देखते हो, जितना अच्छा मटेरियल मिलता है आपको और जितनी मेहनत की जाती है, उस हिसाब से वीडियोज़ को जो है व्यूज़ नहीं मिलते हैं। और इससे क्या होता है मालूम है? बस यकीन मानो कि आप जो लोग इसको देख रहे हो, सिर्फ उन्हीं लोगों के डेडिकेशन की वजह से मैं वीडियोस बनाता हूँ। नहीं तो इतना कम व्यू है कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता, फिर भी मैं लगातार बना रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो चैनल को, और थोड़ा सा आप लोग इसे लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, और हम मिलेंगे आपसे शीघ्र ही एक नए वीडियो में। और अगर इस लेक्चर की जो PDF है उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आ जाओ, आपको वहाँ पर PDF जो है वो मिल जाएगी। एवरीडे की PDF मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 1 जुलाई की मिल गई है, 2 जुलाई और 3 जुलाई दोनों PDF आज आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।